हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सॉल्यूशन से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेगा आपके आगामी फर्स्ट टर्म की परीक्षा की तैयारी के लिए। आप जांच कर सकते हैं कि आप किस हद तक इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। ठीक, पहला सवाल है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। ठीक है, ये सवाल 2021 का स्पेशल एग्जाम में पूछा गया था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर होता है मोलारिटी। ओके, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यही ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए मोलालिटी, सी है नॉर्मालिटी, डी है मोल फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होता है मोलालिटी। मोलालिटी। तीसरा सवाल में आते हैं द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज। ओके, सेम ऑप्शन मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉर्मालिटी। ठीक है, अर्थात नॉर्मालिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होता है मास बाय इक्विवेलेंट मास। अगर वॉल्यूम ml में होगा तो नॉर्मालिटी हो जाएगा मास बाय इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml बाय 1000। ओके, अब इक्विवेलेंट मास एसिड का इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। बेस का इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयंस। ओके, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है नॉर्मालिटी। ठीक, अब अगला सवाल आते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। ओके, ये सभी डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, आप पढ़ चुके होंगे। कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट टर्म्स हैं मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ओके, उनमें से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, जैसे नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन दिस इज इक्वल टू, अगर दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट है तो टोटल नंबर ऑफ मोल होगा Na प्लस Nb। इसी प्रकार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी divided by number of moles of A plus number of moles of B. Okay, so the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the components को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब अगला सवाल भी मोल फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। The sum of mole fractions is always equal to 0, equal to 1, less than 1, greater than 1। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस होता है ऑलवेज इक्वल टू 1। अब
Next question. The expression of concentration which is independent of temperature is molarity, molality, normality, none of these. Okay, ये इसका सही आंसर है मोलालिटी, है ना। मोलालिटी ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास किलोग्राम में। ओके, तो टेम्परेचर के चेंज होने से मास नहीं बदलता है, और इसीलिए द एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इज मोलालिटी। ठीक, नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मोलारिटी इज, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब है यूनिट ऑफ मोलारिटी होगा मोल्स पर लीटर। ओके, ठीक, अगला सवाल है द यूनिट ऑफ मोलालिटी इज। ओके, द यूनिट ऑफ मोलालिटी, यही ऑप्शंस, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर केजी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, नन ऑफ दिस। तो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो हो जाएगा मोल्स पर केजी। ठीक है, मोलालिटी का यूनिट होता है मोल्स पर केजी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द यूनिट ऑफ नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अब अगला सवाल है, ये न्यूमेरिकल है, 2.5 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 200 ml of solution. The molarity is. ओके, मोलारिटी बराबर होता है, हमने अभी बताया, मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बाय मोलर मास। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय मोलर मास बाय वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो मास दिया हुआ है 2.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास, NaOH का मोलर मास हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। 2.5 बाय 40 बाय वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml, 200 बाय 1000, दिस इज इक्वल टू 2.5 बाय 40 इंटू 1000 बाय 200। ओके, 200 बचे 1000, 5 अठे 40, तो हमारे पास आ गया 2.5 बाय 8, तो ये हो जाएगा 25 बाय 80, 5 बचे 25, 5 एका 5, 5 छक 30, 5 बटे 16 हो गया, 5 को 16 से डिवाइड कीजिए, 0.0, 16 गुना 32, 10 में से 2 गया 8, फिर 0, 16 बचे 80, तो हमारा आंसर हो गया 0.25। तो सही आंसर है 0.25। अब अगला है द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 मोलर डाइबेसिक एसिड इज। इसके लिए आपको जानना है कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। देखिए, दो फॉर्मूला आप इसमें सीखिए। नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इक्वल टू मोलारिटी इंटू बेसिसिटी। बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, या कह सकते हैं नंबर ऑफ H प्लस आयंस फर्निश्ड। कितना H प्लस आयन बना सकता है वो एसिड, उसी को बोलते हैं उसका बेसिसिटी, है ना। जैसे
अगर हम H2SO4 लेंगे तो इसका बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी इज इक्वल टू 2, 2H प्लस बनाता है। ओके, HCl का बेसिसिटी होता है 1, HNO3 का 1। ओके, अगर आपको पूछा जाता है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, तो सबसे पहले आप इनका स्ट्रक्चर बनाइए, तब आपको पता चलेगा कि उसका बेसिसिटी कितना है। जब ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस बनाते हैं तो फास्फोरस का बॉन्ड हमेशा 5, और उस 5 बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड O होता है। ओके, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो चूंकि यहाँ एक ही, यहाँ पर वही H प्लस के रूप में निकलता है जो OH पर जुड़ा होता है, तो इसका बेसिसिटी हो गया, यहाँ एक ही OH ग्रुप है इसलिए बेसिसिटी इक्वल टू 1 हो गया, H3PO3। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसमें 2 OH ग्रुप है, मतलब यहाँ से एक H प्लस, यहाँ से एक H प्लस, तो बेसिसिटी हो जाएगा 2। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड लेंगे H3PO4, E डबल बॉन्ड O, OH, 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 यहाँ 3 OH ग्रुप है तो 3 H प्लस बनेगा, तो बेसिसिटी बराबर 3। ओके, तो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इक्वल टू मोलारिटी इनटू बेसिसिटी। यह सवाल है नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 m डाइबेसिक एसिड इज, तो ये हो जाएगा 0.2 गुना डाइबेसिक 2 इक्वल टू 0.4। ये है आंसर। अब द नॉर्मलिटी ऑफ 0.4 m H3PO4 फास्फोरिक एसिड, तो फास्फोरिक एसिड का बेसिसिटी 3 होता है, तो नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा 0.4 इंटू 3, 4 तिया 12, 1.2। ओके, ठीक। इसी प्रकार नॉर्मलिटी ऑफ बेस, नॉर्मलिटी ऑफ बेस के बराबर होता है मोलारिटी इंटू एसिडिटी, एसिडिटी। ओके, तो एसिडिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, या इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ OH माइनस आयंस दैट ए बेस कैन फर्निश। फॉर एग्जांपल NaOH का बेसिसिटी होता है 1, क्योंकि एक NaOH से एक OH माइनस आयन होता है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेसिसिटी नहीं, एसिडिटी को बोलते हैं एसिडिटी, ना उल्टा लगता है, बेस का एसिडिटी और एसिड का बेसिसिटी। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एसिडिटी होता है 2, तो अगर बेस का पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, मोलारिटी को एसिडिटी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ठीक। अगला सवाल है ppm इज इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन होता है द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बाय मास प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। मैथमेटिकली ppm बराबर क्या होता है, mass of solute in gram by mass of solution in gram into 10 to the power 9। B नंबर है mass of solute in gram by mass of solution in gram into 10 to the power 6। C है mass of solute in gram by mass of solution in gram into 10 to the power 3। D है none of these। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 मिलियन बराबर 10 to the power 6। ओके, तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 टू द पावर 6। इसको वॉल्यूम के टर्म में भी लिखते हैं, तो वॉल्यूम के टर्म में लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 10 टू द पावर 6, वैसा लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है मोल फ्रैक्शन।
ठीक है, ऐसे वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ओके, अगला नंबर है द रिलेटिव लोअरिंग of vapor pressure ये राउट लॉ से हम सवाल पूछ रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute is equal to mole fraction of option number A solvent, option number B solute, option number C both, option number D none of these। ओके, तो राउट्स का लो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए राउट्स लॉ बोलता है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। आंसर होगा बी नंबर, है ना। याद दिलाते आपको मैथमेटिकली ये होता है पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू x2 या जीटा 2, या इसी को हम एक्सपैंड करते हैं तो ये बनता है पी एस बाय पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एन वन बाय एन बी इंटू W1। ओके, तो इस पर से हमने सवाल पूछा है। ओके ठीक, अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a colligative property? Which of the following is not a colligative property? ठीक है, पहला है elevation in boiling point, दूसरा ऑप्शन है depression in freezing point, option number C optical activity, option number D osmotic pressure। ठीक है, आपको पता है कि colligative properties are the properties of dilute or ideal solutions which depend upon the amount of solute particles या molar concentration of solute, उसको बोलते हैं colligative properties। और इसमें colligative properties चार प्रकार के होते हैं: elevation in boiling point, depression in freezing point, उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, अगला सवाल है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ यूनिट मोलारिटी इज। ऑप्शन नंबर ए है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट,
B है ebullioscopic कांस्टेंट और C है गैस कांस्टेंट, D है none of these. Okay, elevation in boiling point of a solution of unit molarity को बोलते हैं ebullioscopic कांस्टेंट. ठीक है, ebullioscopic कांस्टेंट. तो डेल्टा TB इक्वल टू होता है KB इंटू M. यहाँ M है मोलारिटी, तो M इक्वल टू 1 होगा ना. इफ M इज इक्वल टू 1 kg पर मोल, तो डेल्टा TB इक्वल टू KB. इसी KB को ebullioscopic कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं. ओके, ठीक. अगला सवाल. The depression in freezing point of a solution of unit molarity is, यही ऑप्शन है. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ebullioscopic कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, नन ऑफ दिस. तो इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू M. यहाँ KF है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. तो मोलारिटी अगर M बराबर है 1 kg पर मोल, क्या 1 kg पर मोल, तो ऐसी स्थिति में ये डेल्टा TF बराबर होगा KFM. सो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ यूनिट मोलारिटी, इसलिए वो हो गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक. नेक्स्ट, the value of colligative properties increases when solute undergoes association, dissociation, both, none of these. देखो, ये जो colligative property है, it is directly proportional to van 't Hoff factor. van 't Hoff factor. अगर हम मान लिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को van 't Hoff फैक्टर सहित हम लिखेंगे, तो ये होगा I इंटू KBM. तो I बढ़ेगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. ऐसा ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा I KF इंटू M, है ना. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा P0 माइनस PS बाय P0 इंटू I x2 या zeta 2. वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा ICRT या ये हो जाएगा पाई इक्वल टू I इंटू WB इंटू RT बाय MB इंटू V. तो ये जो I है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है. तो I का वैल्यू तब बढ़ता है जब सोल्यूट मॉलिक्यूल अंडरगोस डिसोसिएशन. इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू तब बढ़ता है जब सोल्यूट अंडरगोस डिसोसिएशन. ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? 1% यूरिया सॉल्यूशन, 1% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 1% सुक्रोज सॉल्यूशन और 1% NaCl सॉल्यूशन. तो इसमें सिंपल लॉजिक है, जिसका मोलिकुलर मास सबसे अधिक होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा. यूरिया का मोलिकुलर मास होता है 60, ग्लूकोज का 150, सुक्रोज का 342 और NaCl का 58.5. तो सबसे अधिक मोलिकुलर मास है सुक्रोज का, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का अधिक होगा. ओके, नेक्स्ट, द सॉल्यूशंस व्हिच हैव same osmotic pressure are called hypotonic solution, isotonic solution, hypertonic solution, none of these. तो वैसे solutions जिनका same osmotic pressure होता है उनको बोलते हैं isotonic solutions. Next, hypotonic solutions have option number A higher osmotic pressure, lower osmotic pressure, same osmotic pressure, none of these. आपके पास दो सॉल्यूशन है और उस दो सॉल्यूशन में से अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो हम उसको
विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड सॉल्यूशन हम बोलते हैं कि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैव लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस है, ओके, यही ऑप्शंस है। तो हाइपरटोनिक दो सॉल्यूशन है और उनमें से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है उसको बोलते हैं कि वो हाइपरटोनिक है विथ रेस्पेक्ट टू द अदर सॉल्यूशन। तो इसलिए हम कह सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। सी वाटर को डीसलाइन करने के लिए, उसमें जो सलाइन होता है, नमक होता है, उसको हटाने के लिए कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल होता है? ऑस्मोसिस का कि रिवर्स ऑस्मोसिस का कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? नन ऑफ दीज। ये टेक्निक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, RO इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। जितने भी वाटर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनियां हैं इसी टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं ना, जैसे केंट RO के रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट आर रिलेटेड एज mb equal to wb RT by pi v या mb equal to pi v by wb RT या mb equal to wb R by pi vt की none of these। ना, जहाँ mb है molecular mass of solute, wb है mass of solute in gram, R है universal gas constant which is equal to 0.082 liter atmosphere per degree per mole, T है टेम्परेचर इन केल्विन, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, V है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो पार्टिकल साइज के आधार पर सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये तीन में से कोई एक पूछा जाएगा, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। ओके, सस्पेंशन निलंबन का पार्टिकल साइज होता है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ओके, कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो इसको आप याद कर लेना, ये तीन में से कोई एक पूछा जाएगा। ये सरफेस केमिस्ट्री में भी आता है, लेकिन सिंस हम सॉल्यूशंस के साथ डील कर रहे हैं और इसीलिए इस सवाल यहाँ से भी एक सवाल मैंने यहाँ दिया है। ओके, सो द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू, टी और छपा गया, ट्रू सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ओके, उसी प्रकार पूछ सकता है द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन इज, चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो आप उसी को चुनिएगा जिसमें ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। कभी कभी ये पार्टिकल साइज नैनोमीटर में ना दे करके सेंटीमीटर में देता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है नैनो इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 इतना मीटर। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। तो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर से छोटा होता है। ओके, 100 नैनोमीटर बराबर होगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में अगर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा सस्पेंशन में पार्टिकल साइज होगा ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब है कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर से 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। तो देखना कि ऑप्शन क्या में दिया हुआ है। ओके, ठीक है। इस प्रकार से मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने इन 25 सवालों को यहाँ देने की कोशिश की। उम्मीद है कि इससे आपको हेल्प मिला। अगर इसे आपको हेल्प मिला तो इसे आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।
ठीक है, अगला वीडियो मैं लाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी हम लोग कुछ MCQs सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी का जायजा ले सकें। ठीक है, सबको बेस्ट ऑफ लक।